नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो सेशन होने वाला है आरआरबी जेई स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी स्पेशल डिमांड आ रही थी कि सर फिर से आरआरबी जेई के लिए एक मैराथन करिए। और मेरा जो मानना है कि मैराथन सीरीज ऐसी होनी चाहिए जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो और उनको सॉल्व करने का जो समय है वो थोड़ा कम हो। इसीलिए जो सेशन रखा गया है वो है 100 सवाल 100 मिनट्स। मतलब आप लोगों के 100 क्वेश्चन 100 मिनट में करने की पूरी कोशिश होगी। तो इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है देन अपने एग्जाम को देने से पहले वो सेशन देख करके जरूर जाना। दिस इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और गाइस, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको जैसा पता है कि जो आरआरबी का भी ट्रेंड रहा है उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सॉम, एफएम, ये सारी चीजें बहुत पूछी गई हैं। तो मैंने कोशिश करा है उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों को करवा सकूं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इज एसोसिएटेड विद। देखो गाइस, जब भी कभी हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के बारे में बात करते हैं तो ये एसोसिएट होता है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल से, इन्वेंट्री मॉडल से। क्योंकि उसी पे ही देखना होता है कि हमारी डिमांड कैसी आ रही है, क्या डिटर्मिनिस्टिक डिमांड या प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट टू द प्रोडक्शन सिस्टम। कह रहा है प्रोडक्शन सिस्टम में इसका कौन सी चीज है जो इनपुट नहीं हो सकता। अब देखो प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, इनपुट होता है, राइट। ये क्या है, इनपुट है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई एक कन्वर्जन प्रोसेस लगाते हैं। अब कन्वर्जन प्रोसेस में आप लोगों की कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, आप कोई भी प्रोसेस लगा सकते हो, राइट। फॉर्मिंग कर सकते हो, मेटल कटिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, कुछ भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब देखो गाइस, इसमें आप लोगों को एक चीज समझनी है, वो ये समझनी है कि आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके का मिल सकता है। या तो हमें आउटपुट मिलेगा टेंजिबल थिंग दैट इज गुड्स, राइट, या फिर हमें क्या मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है। इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट हो सकता है मैन, मटेरियल, राइट, मैन, मटेरियल, आप लोगों का कैश, राइट, कैश लगेगा, है ना। आप लोगों की प्लानिंग लगेगी, प्लान भी इनपुट में आ जाता है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन इनपुट में आ जाती है। सारी चीजें किस में आती है, इंफॉर्मेशन इनपुट में, राइट। तो दिस इज द प्रोडक्शन सिस्टम। अब इसमें से बोल रहा है मटेरियल दैट इज इनपुट, तो ये इन्होंने क्या पूछा है, नॉट एन इनपुट, तो ये इनपुट है तो ये तो होगा नहीं। इंफॉर्मेशन भी इनपुट है, ये भी होगा नहीं। एनर्जी और कैश काइंड ऑफ द थिंग, तो ये भी होगा नहीं। सर्विसेज आउटपुट है, इनपुट नहीं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमिंग अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब देखो गाइस, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है। इसमें एक चीज समझना, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहने का मतलब वो कॉस्ट जो एक फैक्ट्री को रनिंग कराने में लग रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है तो उसमें वॉचमैन भी रखोगे। फैक्ट्री में जो डायरेक्ट लेबर आ रही है, मतलब जो लेबर जो काम कर रही है उसको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर भी रखते हो। तो ये सारी चीजें किस में आती है, फैक्ट्री ओवरहेड में आती है, राइट। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। कटिंग फ्लूइड डायरेक्टली यूज होता है तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है ना। तो अब जैसे कटिंग फ्लूइड है, कटिंग फ्लूइड क्या डायरेक्ट उसमें आएगा, नहीं भाई, पहले तुम एक बार कटिंग तो करो। तो कटिंग को और अच्छा करने के लिए कटिंग फ्लूइड एज अ लुब्रिकेंट और एज अ कूलेंट यूज करेंगे, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। फिर रेंट ऑफ द फैक्ट्री, रेंट ऑफ द फैक्ट्री से तुम्हारे सामान का लेना देना थोड़ी ना है, तुम्हारा सामान जो बनेगा तो ये भी सेकेंडरी है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या तुम कुछ कर सकते हो, नहीं, तो ये क्या है, प्राइमरी कॉस्ट में आता है। प्राइमरी कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस इज नॉट बेस्ड ऑन। तो देखो गाइस, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस होती है जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में चलते हैं। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप लोगों को कोई सामान बेचने पे ना ही कोई लॉस हो और ना ही कोई प्रॉफिट हो, ऐसी कंडीशन को हम नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन कहते हैं। अब कह रहा है कौन सी चीज है जो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, राइट। टोटल कॉस्ट होती है, राइट। फिर उसके बाद क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट, ये भी आपकी ब्रेक इवन में आती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये भी आता है। बचा गया नंबर ऑफ डिमांड आइटम्स, ये नहीं आता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। डी में ताला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो जब भी कभी आप लोग ब्रेक इवन चार्ट बनाते हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट,
ये वेरिएबल कॉस्ट है, और इसी वेरिएबल कॉस्ट से जो स्टार्ट इधर से हो रहा है ना, और ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये आपके प्रॉफिट को दर्शाता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन इज 25,000 ओके एंड प्रॉफिट इज 10% ओके ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इसके आप लोगों के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल, इससे आप लोगों को क्या मिल जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन यहाँ पे सेल्स और वेरिएबल के बारे में बात नहीं कर रहा, तो एक फॉर्मूला इसका और भी होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 25,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट 10% ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, तो 10% 25,000 का कितना हो जाएगा 2500, राइट। तो यहां से मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 27,500, ऑप्शन में 27,500 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 27,500 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। कह रहा है इनमें से कौन सा इन्वेंट्री ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम में कंसीडर नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, सब असेंबली, फिनिश्ड प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, राइट। ये थोड़ी ना कंसीडर होते हैं, तो ये ABC तो गलत ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री कॉस्ट। अब देखो इन्वेंट्री कॉस्ट कहने का मतलब क्या है, वो कॉस्ट जो तुम लोगों का इन्वेंट्री स्टॉक में या फिर स्टोरेज में आप लोगों का लग रहा हो। तो अगर मैं स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में बात करूं, ये भी आपका क्या है इन्वेंट्री है, तो ये नहीं हो सकता। सेटअप कॉस्ट ये भी आप लोगों का नॉट कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका इन्वेंट्री में नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी आपके इन्वेंट्री में नहीं आएगा। स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब क्या है शॉर्टेज की कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं है ना, वो कॉस्ट जो तुम्हारी इन्वेंट्री में लग रही हो। तो मतलब ना ही स्टॉक आउट लगेगी, ना ही सेटअप कॉस्ट लगेगी, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट लगेगी, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन्वेंट्री कैन नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू द कस्टमर। कह रहा है जो तुम्हारा सामान है, जो तुम्हारी इन्वेंट्री है, उनमें से ऐसी कौन सी इन्वेंट्री है जो तुम्हारे पास है तो सही, लेकिन उसके बाद भी तुम वो सर्विसेज कस्टमर को नहीं दे सकते। वो इन्वेंट्री को हम लोग कहते हैं ऐसी इन्वेंट्री जो कि रास्ते में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुमसे कहा कि भैया मुझे एक बुक खरीदनी है, उसने बोला सर ये बुक अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं ऑर्डर कर देता हूँ आ जाएगी। ठीक है, अब ये सारे डिस्कशन हो गए, मैं कल उसके पास वापस पहुंचा। अब मैंने कहा भैया आपने ऑर्डर कर दिया, कहता हाँ ऑर्डर कर दिया। मैं कहा 2 बुक, कहता अभी तो नहीं है। मैं कह रही आपने तो ऑर्डर कर दिया है, आपने तो ऑर्डर कर दिया था। तो मतलब ऑर्डर कर दिया मतलब उस बंदे ने, दुकान वाले ने पैसे दे करके ऑर्डर कर दिया, उसके पैसे तो लग गए, लेकिन वो रास्ते में नहीं आई, मतलब वो रास्ते में, वो अभी आपके हाथ में नहीं आई। तो मतलब तुम्हारा सामान जिसके तुम पैसे दे चुके हो, जो कि अपने डेस्टिनेशन से निकल चुका है तुम्हारे तरफ आने के लिए, लेकिन रास्ते में होने की वजह से वो सामान तुम्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ऐसी मतलब जो इन्वेंट्री उसको हम लोग क्या बोलते हैं पाइपलाइन इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाइपलाइन इन्वेंट्री, मुझे ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। सेफ्टी इन्वेंट्री, बफर इन्वेंट्री नहीं, ये नहीं होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंटीसिपेशन इन्वेंट्री इज एसोसिएटेड विथ। देखो गाइस एंटीसिपेशन कहने का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेशन कहने का मतलब होता है जब कोई सडन चीज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, जैसे कोविड में लॉकडाउन लग गया, या फिर कोई झगड़े हो जाए, धारा 144 लग जाए, या फिर एकदम से महामारी फैल जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो। तो ऐसी चीज में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ऐसी चीज में हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपकी कॉस्ट होगी, ये कॉस्ट आप लोगों की क्या कहलाएगी एंटीसिपेशन इन्वेंट्री कहलाएगी। तो उसमें प्राइस हाइक हो सकता है, बिल्कुल सही, एकदम से सडन प्राइस हाइक हो गया हो। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज तो एकदम से हो सकती है, इसमें भी हो जाता है। शट डाउन हो जाए, कोई भी चीज शट डाउन या लॉकडाउन हो जाए, तो ये भी हो सकता है। उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इफ अ बिजनेसमैन आस्क्स फॉर 24 ऑर्डर्स in the time span of the 6 years, okay, what will be the length of the one inventory cycle। कह रहा है 6 साल, 6 years, 6 years में कितने मंथ हो जाएंगे 12 छंग 72, मतलब 72 मंथ्स, राइट। ओके, अब इन्होंने बोला है 72 मंथ्स में मुझे 24 ऑर्डर लगाने पड़े, तो मेरा एक ऑर्डर कितने में लगेगा, एक ऑर्डर 72 डिवाइडेड बाई 24, 24 72, 3 महीने में। आंसर है क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए, तो इन्वेंट्री साइकिल क्या है, हर 3 महीने में अगर ऑर्डर लगाते हैं तो 6 साल में 24 ऑर्डर लगेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर साइज इज 400 यूनिट्स एंड 900 यूनिट्स आर इक्वल टू डिटरमाइन ईओक्यू स्टार। देखो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है, ऑर्डर साइज दिया हुआ है तुम्हें 400, राइट, और दूसरा का क्या दिया हुआ है तुम्हें 900, तो इसका मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू स्टार। ठीक है, तो 9 चौके 36 और ये क्या है 0000, राइट, रूट करा, 36 का रूट करेंगे तो 6 आएगा, इसका रूट करेंगे तो 10, डबल का रूट करेंगे 10, मतलब 600 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में डी में आंसर है 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वीईडी इन्वेंट्री मॉडल स्टैंड्स फॉर। देखो गाइस, जब मैं वीईडी इन्वेंट्री मॉडल के बारे में बोलूंगा तो ये होता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, राइट। डिजायरेबल मतलब जिसकी जरूरत है, एसेंशियल मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और वाइटल कहने का मतलब हो गया कि एक तरीके से ऐसे समझ लो, वाइटल वो इस तरीके से समझो, मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं जो आप लोगों को दे दूं जिससे आप समझ पाओ कि हाँ भाई वाइटल मतलब दुर्लभ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक दवा है हार्ट अटैक की, हर दुकान में नहीं मिलती, दिस इज द वाइटल थिंग, राइट। जैसे हमारी बॉडी में हम बोलते हैं कि हमारा जो दिल है ये वाइटल ऑर्गन है ना, रुक गया तो सब रुक जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाइटल होती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी, दुर्लभ होती हैं, जिसको इन्वेंट्री महंगी भी होंगी ऑब्वियसली और इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, वो चीज क्या है, वाइटल है। एसेंशियल क्या हो गया, एसेंशियल मतलब कहने का दाल चावल सब्जी रोटी और फूड, खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगे, राइट, है ना। डिजायरेबल गुलाब जामुन, भाई खाना तो खा सकते हैं, डिजायरेबल भाई खाने के साथ गुलाब जामुन मिल जाए मजा आ जाए, है ना। तो वीडी इन्वेंट्री ऐसी होती है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल वाइटल वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, डिमांड नहीं होता, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एक्टिविटी ओके अदर देन द फाइनल एक्टिविटी डू नॉट हैव एनी सक्सेसर एक्टिविटी देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डैंजलिंग। मतलब फॉर्मूला क्या, एक डेफिनेशन ही है। डैंजलिंग मतलब कहना का क्या मतलब होता है कि एक एक्टिविटी है ना, फाइनल एक्टिविटी के अलावा जिसके आगे कोई दूसरी एक्टिविटी ना हो, तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, डैंजलिंग बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई एक्टिविटी करी, ये यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां चले गए, राइट। यहां से एक एक्टिविटी ये हुई, ये हुई, ये हुई, ठीक है, एक एक्टिविटी ये हुई और एक एक्टिविटी यहां निकल गई। तो दिस अब देखो यहां से ये पूरा मैच होता हुआ जा रहा है, ये फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं पे भी निकल रही है, अब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, राइट, दिस इज डैंजलिंग। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डैंजलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर PERT एनालिसिस। PERT देखो कहने का मतलब क्या होता है, PERT इज प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक, राइट। प्रोजेक्ट बोल दो, प्रोग्राम बोल दो, रिवैल्यूएशन मतलब कहने का क्या होता है, सॉरी रिवैल्यूएशन बोल रहा हूं, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कहने का मतलब होता है किसी भी चीज का अनुमान लगाना, अनुमान भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, इस तरीके से बोलूंगा इवैल्यूएट करना, है ना, कि हम वापस स्क्रूटनी जिसे बोलते हैं, दैट इज स्क्रूटनी करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक, उसको रिव्यू करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने मिशन मंगल पे अपना सैटेलाइट भेजना था, पहली बार भेजा, पहली बार में ही सक्सेस हो गए, बहुत अच्छी बात है। मान लो अगर पहली बार में सक्सेस नहीं होते तो हम उसे इवैल्यूएट करते कि भाई गलतियां कहां कहां पर हुई, इसको रिव्यू करते, फिर उसके बाद फिर से और बेहतर टेक्निक से बहुत बढ़िया चीज बनाते, तो वो क्या होता, और आगे तक पहुंचता। तो जब आप रिसर्च वर्क करते हो तब आप PERT का यूज करते हो। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द डिटरमिनिस्टिक एक्टिविटीज, नहीं, आप डिटरमाइन ही तो नहीं कर सकते ना रिसर्च वर्क में। कह रहे इट टेक्स सिंगल टाइम टू कंप्लीट, नहीं, 3 टाइम लगते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, नो, एक्टिविटी ओरिएंटेड क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू आप जाते हो। तो बच्चा इट डज नॉट कंसीडर कॉस्ट एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है भाई। आपको कैसे पता कि कितना पैसा लगेगा, है ना, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, हो सकता है कम भी लगे, हो सकता है आपने 1000 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, आप अपने सैटेलाइट को भेज रहे थे लेकिन रास्ते में फुस हो गई, तो फिर 1000 करोड़ लगेंगे। तो आपका एस्टिमेट कितने का था कि भैया यहां से वहां जाने में 1000 करोड़ लगने, लेकिन आप कितने लग रहे हैं, 2000 करोड़। यू कैन नॉट गिव द कॉस्ट एनालिसिस, राइट, हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्च वर्क है, बहुत पैसे लगते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, PERT एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इवेंट पे बेस्ड होता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल गाड़ी चल रही है, एक्टिविटी है, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इवेंट, राइट। दूध पी रहा हूं, एक्टिविटी, दूध पी लिया, इवेंट, राइट। तो मतलब जो पर्ट एनालिसिस है किसके ऊपर बेस्ड है, आप लोगों का इवेंट के ऊपर बेस्ड है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, कह रहा है इनमें से कौन सा इवेंट होगा, बॉइल्ड वाटर, ओपनिंग अ विंडो, मिक्सिंग कंक्रीट और मेकिंग अ प्लान। मेकिंग अ प्लान मतलब प्लान बन रहा है, मिक्सिंग कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स हो रही है, ओपनिंग अ विंडो दरवाजा खुल रहा है, बॉइल्ड वाटर उबला हुआ पानी मतलब पानी उबल गया है, राइट। तो इसमें इवेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए। गॉड ब्लेस मी, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइएगा। सीपीएम एनालिसिस इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, क्या बात है, पहला स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सीपीएम एनालिसिस इवेंट ओरिएंटेड, काट दो। पर्ट डज नॉट मेक एनी अलाउंसेस, काट दो, गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन पर्ट एनालिसिस, पर्ट एनालिसिस में क्या होता है, एम्फोसिस ऑन द गिवन एक्टिविटी, बिल्कुल गलत। एक्टिविटी पे तो हम एम्फोसिस देते नहीं, हम तो इवेंट पे एम्फोसिस मतलब इवेंट को भाव देते हैं ना, ये भाव देना हो जाता है, एम्फोसिस कहना मतलब भाव दे रहे हैं हम, है ना, मतलब हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा फोकस एक्टिविटी पे नहीं इवेंट पे होता है। अगला अनसर्टेनिटीज आर नॉट अलाउड, भैया पर्ट में अनसर्टेनिटीज ही अलाउड है। अनसर्टेनिटीज कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, कोई भी चीज पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी चीज मतलब एक ऑन द वे गो जाने वाली नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, तो वो अनसर्टेन है, राइट। तो अनसर्टेनिटी आर नॉट अलाउड बिल्कुल गलत है, तो ए और बी दोनों गलत हो गए। कह रहे हैं इन पर्ट एनालिसिस ए बी गलत है, नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी गलत है, तो भैया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ पर्ट, ओके, हाँ, द ऑप्टिमिस्टिक टाइम estimate, most likely time estimate and pessimistic time estimate are 5 days, 9 days and 13 days respectively. The expected time, अच्छा, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, पेसिमिस्टिक टाइम 5 मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम 5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम दैट इज 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, 9 चौके 36, 36 में 10 जोड़ा 46, 3 49, 5 54, 54 बटे 6, 9 छक्का 54, तो मतलब 54 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू 9। तो देखो जो मोस्ट लाइकली टाइम है वही कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड टाइम भी बन रहा है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए सबसे पहली स्टेज क्या हो सकती है, कैपेसिटी प्लानिंग नहीं भाई, सबसे पहले आप लोगों को पता तो हो कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, यही तो है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें बनाना क्या, तो तुम मटेरियल कहां से बताओगे, तो ये भी नहीं हो सकता। स्केड्यूलिंग, स्केड्यूल किसका करोगे भाई, तुम्हें पता हो मुझे ये बनाना है, फिर उसके बाद तुम मटेरियल की प्लानिंग करोगे, फिर मटेरियल रखा कहां जाएगा, कैपेसिटी की प्लानिंग करोगे, फिर उसके बाद स्केड्यूलिंग करोगे, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, क्या बात है, तुम्हें पता तो हो क्या बनाना चाह रहे हो, तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और डिजाइन तुम्हारे पास सबसे पहले आनी चाहिए, प्रिलिमिनरी मतलब सबसे पहले आपको इसके बारे में ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, मतलब इंडस्ट्रियल से न्यूमेरिकल भी अच्छा बन सकते हैं, है ना। फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ 6000 रुपए बोल रहा है, ये 6000 रुपया महीना लेगा, ओके। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, सेल्स प्राइस एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ओके। द ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ विल बी, अच्छा, ब्रेक इवन प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो भाई देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तुम्हें पता है क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल, एस माइनस वी करो, कितना आएगा, 40 माइनस 20 बराबर 20, राइट, ओके। अब ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 6000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन से कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, राइट। तो आंसर इसका 300 आना चाहिए, ऑप्शन में देखो है क्या 300, ऑप्शन नंबर ए पर ही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में कौन सी चीज नहीं होगी, देखो प्राइम कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, जैसे कि लेबर की कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, मशीन की कॉस्ट हो गई, ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, राइट। तो इसमें डायरेक्ट ओवरहेड्स, ओवरहेड बोल दिया तो मतलब डायरेक्ट में ही आ गया, राइट, है ना, तो डायरेक्ट वाला चीज है, तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, तो ओवरहेड तो मतलब ये तो प्राइम कॉस्ट ही है, डायरेक्ट बोल दिया ना डायरेक्ट कॉस्ट,
तो प्राइम कॉस्ट है, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड ये सेकेंडरी कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये भी प्राइम कॉस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेथ मशीन असेंबली लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। गाइस देखो लेथ मशीन असेंबली लाइन, तो लेथ मशीन में आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस लगाते हुए चले जाते हो, इसलिए हम इसको प्रोसेस लेआउट के अंदर रखते हैं। ऑप्शन में है कहीं प्रोसेस है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अ प्रोडक्शन लाइन इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन। देखो गाइस अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई प्रोडक्शन लाइन को हम बैलेंस्ड कब बोलेंगे। तो बैलेंस्ड, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी स्कूलिंग को हम बैलेंस्ड कब बोलेंगे, जब तुम हर क्लास में पास होते हुए आए हो और जितना समय तुम्हें जितनी क्लास में लगना उतना ही समय तुम देते हुए आए हो। इसी तरीके से हमारी प्रोडक्शन लाइन भी बैलेंस कब होती है कि भैया एक मशीन में जितना समय लगना उतना ही समय लगा, फिर दूसरी मशीन में सेम समय लगा। मतलब जो हमने एस्टिमेशन बनाया था उसी एस्टिमेशन के हिसाब से अगर हमारा प्रैक्टिकली प्रोडक्शन होता हुआ जा रहा है तो बैलेंस्ड प्रोडक्शन कहलाता है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ द मशीन्स एट ईच वर्क स्टेशन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मशीन है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ द ऑपरेटर्स एट ईच वर्क स्टेशन, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कितने ऑपरेटर है। द वेटिंग टाइम ऑफ द सर्विस एट ईच स्टेशन इज सेम, वेटिंग टाइम से नहीं, वेटिंग टाइम भाई नहीं हो सकता ना, किसी चीज को करने में जल्दी समय लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। अब सबका अगर सेम वेटिंग टाइम कर दे रहे हो तब तो गलत है भाई, है ना। कोई एक चीज है जो 1 मिनट में बन रही है, कोई एक चीज है जो 10 मिनट में बन रही है। अब 10 मिनट में बन रही है तो 10 मिनट के लिए एटलीस्ट से एटलीस्ट मैक्सिमम वेटिंग टाइम कितना हो सकता है? 10 मिनट। 1 मिनट का कोई सामान बन रहा है तो उसके लिए वेटिंग टाइम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 मिनट। अब अगर तुम हर किसी को 10-10 मिनट का वेटिंग टाइम दे दो या हर किसी को 1-1 मिनट का वेटिंग टाइम दो, दैट विल नॉट बी बैलेंस्ड, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। द ऑपरेशन टाइम एट ईच स्टेशन इज सेम, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब एक ऑपरेशन में 1 मिनट यहां लग रहा है तो एक ऑपरेशन में 1 मिनट। ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ द टूल इज डिपेंडेंट, लिप एंगल। गाइस लिप एंगल हो सकता है, टिप एंगल हो सकता है, एज एंगल हो सकता है, वेज एंगल हो सकता है। सिंपल से फंडा मैं बता रहा हूं, टूल के बीच का जो एंगल होता है ये एंगल, इसको हम लोग लिप एंगल बोलते हैं, राइट। अब आपके पास एक टूल ये है और आपके पास एक टूल ये है, सिर्फ देख करके बता दो कि किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑब्वियसली इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका एंगल बड़ा है, टूल मोटा है तो ताकत ज्यादा होगी, राइट। तो लिप एंगल से आप बता सकते हो ओनली एंगल के बारे में। ऑल्दो अगर ओनली वर्ड नहीं लगाता तो लिप एंगल, क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल तीनों करेक्ट आंसर होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज कोबाल्ट। कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर बी पे कोबाल्ट, राइट। सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है टूल इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड अप ऑफ। ये टूल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो आप टूल यूज करते हो किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का? बिल्कुल भी नहीं। डायमंड का? बिल्कुल भी नहीं। हाई टफनेस मटेरियल कौन सा हो सकता है? ब्रास और कॉपर, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड कॉपर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टेलर्स रिलेशन, अच्छा correlation between the cutting speed v and the tailor's tool life will be vt to the power n. Tailor's tool life equation, right? vt to the power n, answer option number b. अगला क्वेश्चन कह रहा है हाई स्पीड स्टील शुड हैव। देखो हाई स्पीड स्टील मतलब एक ऐसा स्टील जिसके पास हाई हार्डनेस हो, है ना। मतलब जो ब्रिटल मटेरियल, स्ट्रेंथ काफी बढ़िया हो। अगर स्ट्रेंथ बढ़िया तो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस भी बढ़िया होगा, हार्डनेस भी बहुत अच्छी होगी, ब्रिटलनेस भी बढ़ती हुई जाएगी, डक्टिलिटी कम होगी, राइट। तो हाई स्पीड स्टील शुड हैव वियर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। हार्डनेस बिल्कुल सही। टफनेस गलत। 1 and 2 ए एंड बी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। टफनेस क्यों कहता है? क्योंकि टफनेस डक्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी टफनेस होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा था ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग अ ग्रिल्ड होल। अच्छा, ग्रिल्ड होल कहने का मतलब एक होल है जिसमें ड्रिलिंग, पहले मतलब एक ड्रिलिंग करके होल बनाया दिया जा चुका है, उसको फिनिश करना है। ओके, टू इट्स राइट साइज इज नोन एज रिमिंग। रिमिंग एक तरीके की क्या है? फिनिशिंग प्रोसेस है, राइट। और फिनिशिंग प्रोसेस क्या करता है? जो होल पहले से ड्रिल हो रखा है उसी होल के इंटरनल डायमीटर को क्या करता है? बढ़िया से फिनिशिंग देता है, इसको हम रिमिंग का ऑपरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस डू द फ्लूट्स ऑन अ ट्विस्ट ड्रिल सर्व। भाई अब एक बात बताओ, जब तुम ग्रिलिंग करते हो तो ग्रिलिंग में ये जो इस तरह ट्विस्टिंग की गई है किस लिए की गई है? सो दैट जब मटेरियल अंदर कटिंग कर रहा हो तो कटिंग करने के बाद आप लोगों की जो चिप्स हैं, जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो इन्हीं फ्लूट्स के थ्रू बाहर निकल जाए, राइट। दे कर्ल द चिप्स फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द चिप्स, बिल्कुल सही बात है। ओके, दे प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल कूलिंग, नहीं। दे गिव अ बेटर एरोडायनेमिक, कह रहा है दे रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज द हाईएस्ट कटिंग स्पीड। इनमें से किसमें सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड हाईएस्ट होती है? तो याद रख लेना सिरेमिक की कटिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा।
और इस ऑप्शन में देखा जाए तो सिरामिक है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? तो इसका करेक्ट आंसर अगर मुझे देना हो तो मैं दूंगा कार्बाइड। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो गाइस यहां पर मैंने एक लिस्ट भी दिया है जिसमें कार्बन स्टील की कटिंग स्पीड सबसे कम है और सिरामिक की सबसे ज्यादा है। उस कार्बन के बाद हाई स्पीड स्टील, फिर सीमेंटेड कार्बाइड, फिर कोटेड कार्बाइड, फिर उसके बाद सिरामिक। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। स्लॉटर में मोशन रिटर्न मैकेनिज्म होता है तो ये नहीं होगा, प्लेनर में भी होता है, शेपर में होता है। ब्रोचिंग, ब्रोचिंग ऑपरेशन में क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म नहीं लगाया जाता, ये एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन होती है जहां पर ऊपर से नीचे आते समय मटेरियल कट होता है और फिर उसके बाद वो वापस जाती है आराम से, फिर कट करती है, ऐसा है। तो इसमें क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म नहीं लगता। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट ऑल राउंड कूलेंट फॉर द कार्बाइड टूल इज, क्या बात है। कह रहा है जैसे आप लोगों ने देखा ना क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना। ऑलराउंडर कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, मतलब सब कुछ ऑलराउंडर है वो एक तरीके से। तो इन्होंने बोला बेस्ट ऑलराउंडर कूलेंट जो है कार्बाइड टूल के लिए वो क्या हो सकता है, तो हमारा केरोसिन तो नहीं हो सकता, राइट। टर्पेंटाइन ऑयल भी नहीं हो सकता, कंप्रेस्ड एयर ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या सिर्फ एक ही चीज, दैट इज सॉल्युबल ऑयल। आंसर सॉल्युबल ऑयल विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल। भैया देखो इसको समझना जो चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन कर रहे हो और ग्राइंड कर रहे हो क्या, हार्डर मटेरियल को। अगर तुम हार्डर मटेरियल को ग्राइंड कर रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए, कोर्सर ग्रेन साइज शुड बी यूज, फाइन ग्रेन साइज शुड बी यूज, मीडियम ग्रेन साइज शुड बी यूज, किस तरीके का आंसर होना चाहिए, है ना। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसका आंसर आप क्या लगा सकते हो, हार्डर मटेरियल है, कोर्सर ग्रेन लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, मीडियम लगाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बोलोगे कि भाई फाइन से तुम इजिली कट कर सकते हो, हार्डर मटेरियल को फाइन ग्रेन साइज से करते हैं, राइट। ये वाली चीज है। मेरे क्वेश्चन ये है कि क्या तुम कोर्सर ग्रेन साइज से कटिंग नहीं कर सकते, इंपॉसिबल थोड़ी ना है, हम तो प्रिफर करते हैं, समझो। एक होता है प्रेफरेबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने तुम्हारे सामने ऑप्शन रख दिया काजू कतली, मैंने तुम्हारे सामने ऑप्शन रख दिया रसमलाई और आपके सामने गुलाब जामुन, ठीक है, तीन ऑप्शन है, काजू कतली, रसमलाई, गुलाब जामुन। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मिठाई खाने में स्वाद आएगी, मैंने सिंपल यही पूछा कि स्वाद लेने के लिए कौन सी मिठाई खाएं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया रसमलाई में स्वाद जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो प्रेफरेबल है रसमलाई, लेकिन अगर मिठाई का स्वाद लेना तो कोई भी खा लो। अब यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोले इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल, किसी से भी ग्राइंड कर दो। अगर बोलता फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटेरियल विच प्रोसेस इज प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल पे फाइन ग्रेन साइज बोल सकते थे, लेकिन यहां पर एनी ग्रेन साइज में भी यूज्ड, कोई भी ग्रेन साइज यूज्ड कर सकते हो, राइट। बस फाइन ग्रेन साइज क्या होता है, प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ वर्कपीस। हाँ वर्कपीस, राइट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पिंडल। देखो गाइस वर्क पीस तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रखा हो या फिर वर्टिकल रखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्पिंडल वर्टिकल मतलब वर्टिकली कट करने के लिए सेट हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल कट करने के लिए सेट हुआ है, तुम्हें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर जो मिलिंग मशीन है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसके बेसिस में किया जाता है, स्पिंडल के बेसिस में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना करके कट करने वाला, ऑर्थोगोनल कटिंग जब भी की जाती है तो वो टू डायमेंशनल कटिंग कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टू डायमेंशनल। अगला क्वेश्चन कह रहा है एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा एप्रोप्रिएट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करे, मतलब सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट टू डू एनी वर्क, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू चेक फ्लैटनेस ऑफ द स्लिप गेजेस। देखो गाइस स्लिप गेजेस की फ्लैटनेस को नापने के लिए तुम डायल गेजेस का यूज करोगे, न्यूमेटिक कंपैरेटर का यूज करोगे, या फिर ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर का यूज करोगे, टूल मेकर्स, ओके, माइक्रोस्कोप विद प्रोजेक्शन फैसिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा
डायल इंडिकेटर नहीं, ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर, राइट, दिस इज द बेस्ट थिंग, अप्रोप्रिएट आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलाउंसेस इन लिमिट्स एंड फिट्स रिफर्स टू, अलाउंसेस कहने का मतलब क्या होता है, छूट, है ना, छूट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर तुमसे बोला कि यार ये वाला काम कर देना और 6 बजे तक काम करके दे देना, तुमने बोला जी सर, मैं अपने मन में मानूंगा कि 6 बजे बोला जरूर है लेकिन 6 बजे तक नहीं देगा, कम से कम 9 तो जरूर बचाएगा, तो मतलब मैंने तुम्हें 3 घंटे का अलाउंसेस दिया है, राइट, वो अलाउंसेस कहने का मतलब हो जाता है छूट देना कि भाई चलो इतना मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आज 6 बजे बोला, तुम 3 दिन के बाद 6 बजे दोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज 6 बजे की जगह 9 बजे भी दे दोगे, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो 3 घंटे का जो हमने बफर दिया, जो आपने छूट दी, जो आपने डिस्काउंट दे दिया, दैट इज नोन एज अलाउंसेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब कह रहा है मैकेनिकल क्लियरेंस बिटवीन द, ना मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन, मैक्सिमम थोड़ी ना होता, मिनिमम दिया जाता है, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू हैव द इंटरफेरेंस फिट होने के लिए इट इज एसेंशियल दैट द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट शुड बी ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेसर देन द अपर लिमिट नहीं, ग्रेटर देन द लोअर लिमिट, अपर ही होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है that 45 क्वेश्चन है that which one of the following is the process to refine the grains of the metal after it has been distorted by hammering or cold working। तो देखो इन्होंने क्या बोल दिया, refine the grains of the metal after it has been hammering or cold working। तो ये क्या हो गया, मटेरियल के ग्रेन्स का अगर चेंज कर रहे हो तो मतलब मटेरियल में डक्टिलिटी बढ़ेगी, मतलब मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं, एनीलिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनीलिंग। सॉफ्टनिंग नहीं होगा, रिक्रिस्टलाइजिंग नहीं होगा, नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा, आंसर एनीलिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है इन मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट्स इट इज ड्यू टू, देखो भैया स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों हो रहा है, मटेरियल हार्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसके ग्रेन्स हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए ना, तुमने उन्हें गर्म किया नहीं, ठंडे ठंडे ग्रेन्स को ही तुमने पकड़ के दबा दिया, जैसे ही तुमने उनको खींचा, जैसे ही तुमने उनको रगड़ा, तो वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, डिस्टॉर्ट हो गए, डिसलोकेट हो गए अपनी प्लेस से। तो डिसलोकेट होने की वजह से उनके अंदर जो एक रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उससे हार्डनेस बढ़ जाती है। तो स्लिप मैकेनिज्म, ट्विनिंग मैकेनिज्म, डिसलोकेशन मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, टेस्ट स्पेसिमेन इज स्ट्रेस्ड स्लाइटली बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट एंड देन अनलोडेड, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ विल। भैया देखो ऐसा कहने का मतलब है कि ये लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब जैसे कि तुम 10 घंटे पढ़ते हो, तुम आज अपनी लिमिट को बढ़ाओ, 10.5 घंटे पढ़ो, कल देखना तुम अपने आप 10.5 घंटे पढ़ने लग जाओगे, फिर उसके बाद तुम थोड़ा और लिमिट बढ़ाओ, 11 घंटे तक पढ़ो, फिर देखना अगली बार तुम 11 घंटे तक भी पढ़ सकते हो। मतलब इसमें हम लोग जो स्ट्रेस कर रहे हैं और उसको स्लाइटली इंक्रीज कर दे रहे हैं यील्ड पॉइंट से, तो इसमें क्या होगा, आप लोगों की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोलिंग इज यूज्ड, अब देखो रिंग रोलिंग आ गया। रिंग रोलिंग में क्या होता है गाइज, हम लोगों के पास एक छोटी सी रिंग होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी रिंग होती है, इस रिंग को हम बड़ी सी रिंग बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें जब हम बड़ी सी रिंग बनाते हैं तो हमने क्या करा, हमने इसके डायमीटर को इंक्रीज करा, और जैसे ही इंक्रीज करेंगे डायमीटर तो इसकी थिकनेस घट जाती है। टू डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज द डायमीटर, आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो भाई साहब बधाइयां, राइट, बहुत बहुत बधाइयां, क्या बात है, मतलब हम लोगों ने 38 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर लिए। दिस इज ट्रेमेंडस, मतलब अगर हम इसी स्पीड से चले तो हम लोग बहुत फास्ट अगले 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन आ रहा है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर चल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं दे रहे। मेरे लाल ये लॉजिक और रीजनिंग और कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का समय है नहीं अभी। अगर तुम्हारा एग्जाम 2 दिन के बाद है देन यू शुड नो कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा या फिर इस तरीके से अप्रोच रखनी है। तो अभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हुआ जा रहा हूं, इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। इसकी थ्योरी तुम पहले पढ़ चुके हो, बस तुम्हें याद नहीं आ रही होगी, वो तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता हूं। और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल कि अच्छा इसका आंसर है, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इस तरीके से नहीं करता हुआ जा रहा, समझाता हुआ भी जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा फास्ट समझा रहा हूं।
बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में समय नहीं लगा रहा, तो तुम बस यही चीज समझो। और अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं करा तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो, एक बार लाइक कर दो यार गुलाबी दिल के साथ, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चैनल शेयर भी तो कर दो, सब्सक्राइब करा कि नहीं, सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंड्यूसेस मोर स्ट्रेस इन द मेटल, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, हॉट रोलिंग, फोर्जिंग, स्वैगिंग या फिर टर्निंग। देखो गाइस, अब इसमें एक बात समझना, कह रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसमें आएगा, कोल्ड वर्किंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। अब इन्होंने हॉट रोलिंग बोला तो हॉट रोलिंग में स्ट्रेस आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, तो इसको काट दो। फोर्जिंग, स्वैगिंग और टर्निंग, देखो टर्निंग एक कटिंग ऑपरेशन है तो इसमें भी नहीं होगा, राइट। अब क्या बचा, फोर्जिंग और स्वैगिंग। स्वैगिंग क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े थोड़े से इफेक्ट लगाए जाते हैं, थोड़े थोड़े फोर्सेस लगा करके आप शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो। और फोर्जिंग क्या है, एक बार में ही डिसलोकेशन मैकेनिज्म लग जाती है इसमें, तो फोर्जिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड एट जीरो टेम्परेचर इज रिफर्ड एज, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड जीरो टेम्परेचर पे जब हम देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, भैया स्टैंडर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा, दैट विल बी अ स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। आप लोग गूगल में भी सर्च करोगे बहुत जगह पे लिखा होगा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट फ्रॉम द डे वन टू टिल नाउ मैं इसे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी ही बोलूंगा। अब देखो तुम बोलोगे सर जी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हो, देखो एब्सोल्यूट जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, फ्लूइड एट जीरो टेम्परेचर। अब जब तुम प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड देख रहे हो, जीरो टेम्परेचर पे देख रहे हो, तो जीरो टेम्परेचर पे तुम्हें स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही मेरे भाई, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी मिल रही है। क्योंकि कोई भी फ्लूइड जीरो टेम्परेचर पे जब जाएगा, तो अब यहां पे टेम्परेचर तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं ले रहे मेरे लाल, 0 केल्विन का टेम्परेचर ले रहे हो। जीरो टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वो जो स्टैंडर्ड है वो है 0 केल्विन, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, सबसे कम टेम्परेचर है। उस समय तुम्हारे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी और मिनिमम या फिर जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। उस केस में जो तुम्हारा पॉइंट स्टैग्नेशन मतलब होता है रुका हुआ, राइट। तो रुके हुए पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर, कहीं है ऑप्शन नंबर सी। देखो गाइस, ये है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तुम्हारा गेज प्रेशर पॉजिटिव में, ये तुम्हारा नेगेटिव में, राइट। ओके, अब अगर मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, ये क्या मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दूं तो बाकी बचा जो है वो क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर कहलाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव यू गेज प्रेशर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फ्लूइड्स आर नॉट एबल टू सस्टेन व्हाट। इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर फ्लूइड आपका मूव नहीं करता, और मूव अगर नहीं करेगा तो मतलब वो स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में क्या चीज जीरो होती है, शेयर फोर्स जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लूइड क्या सस्टेन नहीं करेगा, शेयर फोर्स सस्टेन नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, वन डायमेंशनल फ्लो इन विच फ्लो कैसा होता है। तो भैया वन डायमेंशनल फ्लो मतलब कहने का एक ही एक्सिस में जाएगा, तो एक ही एक्सिस में जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, नहीं होगी, नो ट्रांसवर्स एक्सिस। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो 1D 2D 3D सब हो सकता है, काट लो। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो 1D 2D सब हो सकता है। टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। इन्वॉल्व जीरो ट्रांसफर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो डी ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द अधेशन, कोहेशन ज्यादा है अधेशन कम है, मतलब फ्लूइड आपस में चिपक के रहेगा, ओके, then the free level of the fluid in a dipped class will be decreases, lower होगा, right। क्यों,
भाई सिंपल सी बात है, कोएशन ज्यादा है, कोएशन सब ज्यादा किसमें होता है, मरकरी में। मरकरी में कैपिलरी फॉल होता है, कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है, मतलब सरफेस से नीचे जाएगा इसका पॉइंट। तो यहां पर हायर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, काट दो सेम, काट दो लोअर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फिनोमेना ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फिनोमेना कब देखा जाता है, जब भी कभी आपको कोई पानी की बूंद दिख जाए, है ना, जब भी कभी आप लोगों का जड़ों से पानी ऊपर की तरफ चला है, वो भी होता है। जब भी कभी आप लोग बबल देखो, उसमें भी सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है। जब भी कभी आप लोग जेट देखो, उसमें भी सरफेस टेंशन का फिनोमेना होता है। तो हर जगह आप सरफेस टेंशन देखते हो। ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल होता है। राइज ऑफ द सैप इन अ ट्री, पानी का जड़ों से ऊपर जाना भी सरफेस टेंशन है, वेरी गुड। ब्रेकअप ऑफ द लिक्विड जेट्स, ये भी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्या क्लियर है सभी को? देखो कैपिलैरिटी का फंक्शन है, राइज ऑफ द सैप जो हो रहा है कैपिलैरिटी होती है, और कैपिलैरिटी जो तुम देख रहे हो सरफेस टेंशन का काफी अच्छा उसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ द पॉइज। पॉइज के टर्म्स में क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत। जीएस गलत, डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। गाइस यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखते हैं और ताला लगा देते हैं, यही गलत हो जाता है। डाइन सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी, अच्छा, ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, रिलेटिव डेंसिटी है क्या कहीं पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। भैया वेट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब रोजी रोजी के बारे में बात कर रहा है। रोजी किसका बोल रहा है, अननोन फ्लूइड, मैं मान लेता हूं किसी एक फ्लूइड का है, डिवाइडेड बाय रो जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में। जी से जी को हटाओ, रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड क्या कहलाता है, एस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्रेशर इज क्लोज टू, किसके टर्म्स में, वाटर 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 वाटर, 10.3, आंसर ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकालोगे, 101.325 किलो पास्कल होता है इंटू 10⁻3, रो की वैल्यू 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81 रखते हैं, मैं 10 रख देता हूं, इंटू एच। अब यहां से h की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1000 से 1000 काट देते हैं और यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट इधर बढ़ा देते हैं, तो इसका वैल्यू आ रहा है 10.1325 मीटर, राइट। अब 10.1325 मीटर किसके करीबन है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के ही करीबन है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा 9.81। 10 की जगह जी की वैल्यू मैंने 10 रखी थी, तुम 9.81 रख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी फ्लूइड, इमेजिनरी, ओ हो, जो कभी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आइडल फ्लूइड, कहीं है ऑप्शन में, आइडल फ्लूइड, राइट, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोशन ऑफ द व्हर्लपूल इन अ रिवर। देखो गाइस व्हर्लपूल कहने का मतलब है गोल गोल घूमना, वॉर्टेक्स मोशन। वॉर्टेक्स मोशन अगर कभी भी रिवर में हो रहा है तो वो फ्री वॉर्टेक्स होगा। अगर कभी आपके वॉशिंग मशीन में हो रहा है या कभी बाल्टी में आपने वॉर्टेक्स मोशन करा तो वो फोर्स्ड मोशन में आता है। तो रेक्टिलिनियर, रेडियल, फोर्स्ड, फ्री वॉर्टेक्स मोशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रीम ट्यूब रिप्रेजेंट्स। स्ट्रीम ट्यूब कहने का मतलब क्या हो जाता है, देखो बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन है, इसको समझना। स्ट्रीम ट्यूब जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती, सच बता रहा हूं भाई, भरोसा रखो मेरा, सच में बता रहा हूं, स्ट्रीम ट्यूब कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर तुम एक्सट्रीम ट्यूब को देखना चाहते हो तो इसमें हमेशा याद रख लेना बहुत सारी इमेजनरी, मतलब इमेजनरी ट्यूब बोलूंगा ऐसे, बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस को एक साथ ग्रुप करके तुम उसकी ट्यूब बना दो, वो स्ट्रीम ट्यूब कहलाती है, ठीक है। अ लाइन ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, व्हाट, पाथ लाइन बता रहा है। एन इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन नहीं, ये तो ट्यूब के बारे में बात कर रहा है, ये भी गलत है। एन इमेजनरी ट्यूब formed by a group of streamlines, option number D, an open channel flow, काट, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है, जब आप डॉट 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 में जाते हुए चले जाते हो, मतलब जो आप लोगों के फ्लूइड एलिमेंट के पाथ को बता रहा हो, दैट इज अ पाथ लाइन, राइट। इंडिकेट्स फ्लूइड वेलोसिटी, नहीं, पाथ डिपेंड करता है। कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर द फ्लूइड फ्लो, गलत है। इंडिकेट्स लोकल फ्लूइड डायरेक्शन, नहीं। इंडिकेट्स पाथ टेकन बाय द फ्लूइड, देखा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाथ लाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रीम लाइन। देखो स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या हो जाता है, जब भी कभी कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, राइट। जैसे मान लो ये मेरा फ्लूइड पार्टिकल है
और मेरा फ्लूइड पार्टिकल ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके टेंजेंशियल वे पे जो आपका वेलोसिटी है वो स्ट्रीम लाइन कहलाती है। किसी भी पॉइंट की टेंजेंशियल टर्म्स को पकड़ लो, राइट, किसी भी पॉइंट के। ये जो तुम देखते हो ये हमेशा आप लोगों को लेमिनार फ्लो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, या फिर आप लोगों को स्मूथ फ्लो में देखने मिलेगा, ठीक है, या फिर ऐसा फ्लो जहां पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो। और ये हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, राइट। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दीज आर द कीवर्ड्स फॉर स्ट्रीमलाइन। ऑप्शन को पढ़ो, अपने आप आंसर आएगा। टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। टेंजेंट वर्ड आया है, लगा दो। अ लाइन कनेक्ट्स द मिड पॉइंट, काट दो। ड्रॉन नॉर्मल टू द वेलोसिटी, काट दो। अ लाइन दैट कनेक्ट्स पॉइंट ऑफ इक्वल वेलोसिटी, काट दो। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, सुनो यहां पर गाइस एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टडी अनस्टडी। स्टडी अनस्टडी, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है मेरे लाल। और जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये होता है आप लोगों का विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया के बेसिस में जब हम देखते हैं तो हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, कह रहे हैं मूव इन द वेल डिफाइंड पाथ, नहीं, डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस एट एनी गिवन टाइम। ये तो भैया स्टडी के बारे में बता रहा है ना। यूनिफॉर्म फ्लो, द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन टाइम, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं, गिवन टाइम पे एट अ स्पेस एट एनी गिवन टाइम, एनी टाइम बोल रहा है तो स्टडी नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन टाइम तो भैया तो स्टडी के बारे में बताया गया, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर द लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी पे है, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द मोमेंटम रिप्रेजेंट्स व्हाट, टॉर्क। भाई मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है, टॉर्क है, राइट। अब रेट ऑफ चेंज हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। देन पावर डेवलप्ड, काट दो। फोर्स डेवलप, फोर्स एक्सर्टेड, काट दो। टॉर्क अप्लाइड, सही है। वर्क डन, काट दो। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कोसिटी, तीन चीजों का ध्यान दिया जाता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कोसिटी, तीन चीजों का, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कोसिटी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले ही आ गया। अगला क्वेश्चन, द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज द रेशियो ऑफ टू हीट ट्रांसफर व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या है, इफेक्टिवनेस एक्चुअल टू मैक्सिमम। भाई इफेक्टिवनेस इज नथिंग बट इट इज जस्ट टेलिंग द एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर। क्या होता है, आउटपुट टू इनपुट, तो तुम इनपुट क्या दोगे, मैक्सिमम, आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा, एक्चुअल जितना मिल सकता है, नेट आउटपुट, राइट। अब इन्होंने इफेक्टिवनेस देखी, तो इफेक्टिवनेस क्या होगी कि भैया यहां पर मुझे देखना है हीट ट्रांसफर, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता था, मान लो x हो सकता था, एक्चुअली कितना हो रहा है 0.8x। तो ये क्या है, इफेक्टिवनेस बता रहा है ना कि कितना परसेंट इफेक्टिव है, 80% इफेक्टिव है, देन इट विल बी एक्चुअल टू मैक्सिमम। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फोर्स्ड कन्वेक्शन इन अ लिक्विड बाथ इज कॉज्ड बाय। फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब कहीं से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा होगा, है ना। लिक्विड बाथ के बारे में बात कर रहा है, मतलब या तो तुम इस तरीके से हाथ पकड़ के फोर्स्ड कन्वेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम मतलब ऐसे समझो, तुमने क्या करा है, तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तुम किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अ रॉड,
विद द हेल्प ऑफ अ फैन, विद द हेल्प ऑफ मिक्सर ग्राइंडर लगा के बटन चालू कर दी, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हो, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस नहीं, डेंसिटी की वजह से फोर्स्ड नहीं होगा। मॉलिक्यूलर एनर्जी इंटरेक्शन ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रैंडम फैशन, एक्सटर्नल नहीं दिख रहा। इंटेंस स्टीयरिंग बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइस डायरेक्टली इनटू स्टीम। भैया आइस से तुम क्या कर रहे हो, स्टीम बना रहे हो, सब्लिमेशन, राइट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सब्लिमेशन। और स्टीम से डायरेक्ट आइस तुम बनाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन और एब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, एब्लिमेशन। अभी आप लोग क्या बोलोगे, स्टीम से जो डायरेक्ट आइस बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों का एब्लिमेशन बोलते हैं। डिपोजिशन कब होता है, जब तुम सॉलिड प्रोडक्ट बना रहे हो अदर देन वाटर, तो तुम डिपोजिशन वर्ड का यूज करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू इंक्रीज, है बिकम जीरो, इंक्रीज एंड अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू, आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते ही अपने आप आ जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्रोमियम होता है, आयरन होता है, ऐसा नहीं होता, निकल नहीं होता, क्रोमियम एसएन काट दो, क्रोमियम होता है, निकल होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, सिलिकॉन भी होता है, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं होता, टिन नहीं होता ना, स्टेनलेस स्टील में हम टिन नहीं मिलाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द कोल्ड वर्किंग मटेरियल गेट्स स्ट्रॉन्गर ड्यू टू, कोल्ड वर्किंग में मटेरियल स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है, ड्यू टू रेजिडुअल स्ट्रेसेस। मैंने आपको सिखाया था जो प्री स्ट्रेसेस हैं वो उनकी वजह से आते हैं। अब ये स्ट्रेसेस क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो अपनी प्लेस से डिसलोकेट हो जाते हैं, मतलब डिसलोकेशन में मैकेनिज्म की वजह से। आंसर देखते हैं, वियर मैकेनिज्म काट दो, स्लिप सिस्टम काट दो, ट्विन मैकेनिज्म काट दो, डिसलोकेशन, ग्राइंडिंग व्हील, और दादा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ग्राइंडिंग व्हील, व्हेन द बॉन्डिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्ग, ओके, so upon the grinding hard material, ठीक है, slowly all the abrasive wear out and grinding wheel is rubbing over work without cutting. This phenomena is known as glazing. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि तुमने इतना हार्ड मटेरियल ले लिया कि ग्राइंडिंग व्हील के जितने भी टूल थे सब घिस गए, अब वो कट ही नहीं कर रहा है, बस घूम रहा है लेकिन कट नहीं हो पा रहा है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग। ये प्रॉब्लम है, प्रोसेस भी नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लेजिंग की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द आर्क ब्लो विल बी देयर इन। देखो भैया, आर्क ब्लो की प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट करंट में देखने के लिए मिलती है। अब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट बेयर इलेक्ट्रोड, भैया डायरेक्ट करंट में आपको देखने के लिए मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि डायरेक्ट करंट में रिवर्स पोलैरिटी है या स्ट्रेट पोलैरिटी है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्ट करंट है तो उसमें आपको आर्क ब्लो देखने मिलेगा। ब्रह्मा जी नीचे उतर आए लेकिन आर्क ब्लो को नहीं रोक सकते अगर डायरेक्ट करंट है। मतलब अब इस तरीके से तो बहुत सारे तरीके हैं कि यार इलेक्ट्रोड कोटिंग कर दो या फिर तुम उसमें वायर को लपेट दो, मतलब ये सब तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट करंट है और तुम कोई एक्स्ट्रा तरीका ना लगाओ, अपने आप सही करना चाहो तो नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ पोलैरिटी चेंज करके नहीं हो सकता, मेरा कहने का मतलब है। फास्टेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गियर इज हॉबिंग, कहीं लिखा है हॉबिंग, हॉबिंग से फास्टेस्ट गियर बनते हैं। देखो गाइस, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें डायरेक्टली बिल्कुल टिक करनी चाहिए। फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गियर, हॉबिंग, राइट। बोलोगे अच्छा कटिंग वटिंग से नहीं होता, भैया कटिंग ऑप्शन में ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे गिब्स फेज रूल इज गिवन बाय। देखो अब यहां पर बहुत सिंपल कर दिया, P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस 2।
लेकिन p प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस वन कर देता तो दो आंसर सही हो जाते, क्योंकि c प्लस वन सी प्लस टू दोनों सही है। यहां पर जो दो है ये दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, ठीक है। ये बेसिकली गिब्स फेज रूल जो बना हुआ है ये बना आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जाएंगे तो प्रोडक्शन में आप लोगों का फॉर्मूला होगा वो होगा P प्लस एफ बराबर C प्लस वन। यहां पर वन जो है ये किसको दिखाता है, टेम्परेचर को दिखाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम जो प्रेशर लेते हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम वर्क करते हैं, इसलिए हम यहां पर सिर्फ जो वेरिएबल लेते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन के लिए था, बट ये फॉर्मूला आपका फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, इन विच ऑफ द वेल्डिंग टेक्निक द वेल्ड पूल इज प्रोटेक्टेड बाय इनर्ट गैस। आपको लग रहा होगा कि सबमर्ज डार्क में ताला लगा दें, गलत हो जाएगा। सबमर्ज डार्क में इनर्ट गैस नहीं होती मेरे लाल। सबमर्ज डार्क वेल्डिंग में आप लोग कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करते हो, तो ये होगा नहीं, राइट। 100 भी क्या है आप लोगों का सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता ही नहीं है भाई। बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा, दैट इज टीआईजी वेल्डिंग। अब टीआईजी वेल्डिंग में पूल ऑफ मॉल्टेन मेटल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीआईजी वेल्डिंग ही इकलौती एक ऐसी वेल्डिंग है जहां पर आप लोग इनर्ट गैस का यूज करते हो। तो एज पर द क्वेश्चन इसका आंसर टीआईजी होगा, बट एज पर द मतलब ऑप्शंस, मतलब अगर इसमें मैं देखूं तो ऑप्शंस इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे टिक लगाना हो तो मैं बी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इकलौती बी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इनर्ट गैस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस इन विच ड्यूरिंग फोर्जिंग मटेरियल मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज फुलरिंग। फुलरिंग कहने का मतलब क्या है, दिस इज नोन एज फुलरिंग, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन वायर ड्रॉइंग में ऑपरेशन द ब्राइट शाइनिंग सरफेस ऑन द वायर इज ऑब्टेन्ड इफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि वायर ड्रॉइंग ऑपरेशन कर रहे हो और उसमें आपको बढ़िया शाइनी सरफेस चाहिए, ब्राइट शाइनी सरफेस, तो क्या करोगे, ऑयल लगा दो, थोड़ा चिकना हो जाएगा, स्लिपरी थोड़ा सा होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर नहीं आएगा, बस इतना सिंपल सा है। देख लेते हैं, नॉट यूजिंग लुब्रिकेंट काट दो, यूजिंग थिन फिल्म लुब्रिकेंट वेरी गुड, सॉलिड लुब्रिकेंट वायर ड्रॉइंग में होता नहीं, गुड सरफेस फिनिश डाइज ये भी होता नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी पे ताला लगाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड अ कटर इन मिलिंग मशीन नहीं, मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में कटर को होल्ड करने के लिए किसका यूज करते हो, आर्बर का यूज करते हैं, राइट, आंसर आर्बर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोर इन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज मेड अप ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर यूज ही नहीं करते, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन होल, अच्छा, अ होल एट 1 mm is to be drilled in a glass, it could be best done by। देखो भैया, सबसे पहली चीज तुम ड्रिलिंग किस में कर रहे हो, ग्लास मटेरियल पे, राइट, ग्लास में कर रहे हो। होल कितना कर रहे हो, 1 mm का कर रहे हो, मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना, इतना सा जितना आपको ब्लैक सा दिख रहा है, इसका भी 10वां भाग, कितना छोटा होल कर रहे हो। तो ये होल सबसे बेस्ट किससे हो पाएगा, लेजर ड्रिलिंग से, राइट, लेजर ड्रिलिंग से, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टेलर्स प्रिंसिपल नो गो गेज चेक्स। देखो भैया, गो नो गो कहने का मतलब क्या है, तुम लोगों ने एक वो देखा होगा ना, आजकल फेसबुक में चलता है कि जब आर्मी की भर्ती होती है तो एक रस्सी बांध देते हैं, फिर वो रस्सी यहाँ पे टकराती है तो उनको कहते हैं चलो जाओ तुम्हारी हाइट है, और जिसकी रस्सी टकराती नहीं है उसको भगा देते हैं, दैट इज गो नो गो, ठीक है। ऑल फीचर्स एट अ टाइम, बिल्कुल भी नहीं। ओनली इंपॉर्टेंट डायमेंशंस एट अ टाइम, बिल्कुल भी नहीं। ऑल द डायमेंशंस एट अ टाइम, भैया मैं क्यों काट रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं ना कि क्या सब कुछ देखा जाता है कि कितना मोटा है कितना पतला है, नहीं, सिर्फ हाइट के लिए वो रस्सी बनाई गई है, मतलब सिर्फ एक काम होगा, एक काम एट अ टाइम,
जब हो तभी नो गो गेज के बारे में हम बात करते हैं। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूं? फील कर पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं? राइट, तुमने देखा होगा ना जब आर्मी की भर्ती होती है तो रस्सी बांध देते हैं, सबकी हाइट थोड़ी नापते रहेंगे इस तरह, रस्सी बांधिए कि इतनी मिनिमम लिमिट है, इसके ऊपर जितने हैं सबको ले लो और जो इसके नीचे आ रहे हैं उन सबको हटा दो। राइट, मतलब एक काम एक बार में होगा। मोटा है, पतला है, ओवर वेट है, टेढ़ा है, मेरा है, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मतलब ओनली रिलेटेड डायमेंशंस एट अ टाइम, रिलेटेड डायमेंशंस ओनली। समझ रहे हो? आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। अब देखो आप बोलोगे ओनली इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्यों नहीं लगाया? भैया रस्सी बांधिए, रस्सी से वो कर रहे हैं, उस समय इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारी हाइट है, तुम्हारा देखना। मान लो कोई थोड़ा कम हाइट का है लेकिन उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई एक बहुत अच्छी हाइट का है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो इंपॉर्टेंट क्या है? देखना। लेकिन हम अभी उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में नहीं जान रहे। हमारा मेन अभी मकसद क्या है? जिंदगी का मेन एम क्लियर है भैया, डेफिनेट है कि हम सिर्फ हाइट अभी नापेंगे। तो ये इसीलिए रिलेटेड डायमेंशंस के लिए एक टाइम पे एक रिलेटेड डायमेंशन हमें मेजर करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सट्रूजन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन डाई के मटेरियल पे। भाई जो तुमने डाई बनाई है उससे एक्सट्रूजन फोर्स का क्या लेना देना? तुम तो पिस्टन से धक्का लगाओगे ना, डाई मटेरियल से क्या लेना देना? राइट, एक्सट्रूजन रेशियो काट दो, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। टाइप ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द डाई ये सही है, वर्किंग टेम्परेचर गलत है। मतलब ए, बी और डी के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द डाई क्या होगा? नॉट डिपेंडेंट। क्लियर है? नॉट डिपेंडेंट। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट पिंच इफेक्ट इन अ वेल्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। देखो पिंच इफेक्ट क्या होता है, मैंने सिखाया था, चुभने वाला, है ना? किसी भी एक चीज को इस तरीके से चुभ ले, किसकी वजह से होता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और उससे आप लोगों का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है और वो इतनी तगड़े तरीके से अट्रैक्ट करता है कि कोई चीज आके पास में तुरंत चिपकेगी तो पिंच तो होगा ही। राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इन द पोर्टफोलियोज। भैया प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पोर्टफोलियोज में क्या होता है? मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर आपने मेरी इंडस्ट्रियल की क्लासेस ली हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, क्लियर है? अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन का पोर्ट में भी देखते हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग इन्वेंट्री कंट्रोल में भी देखते हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई अब तुमने एक धंधा बनाया, तुमने एक बिजनेस डाला, अब तुम उस बिजनेस को चाह रहे हो कि भैया अच्छा चले, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो इतने ज्यादा ना लगे कि तुमने अपना पूरा पैसा इन्वेंट्री में ही लगा दिया, इसीलिए तो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हो। नहीं तो लेके सामान भर दो अपने गोडाउन में, ऐसा नहीं करोगे। राइट, तो दिमाग से चलोगे सो दैट इकोनॉमिकल रहे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, लेस अमाउंट में बढ़िया काम हो जाए, उसके लिए हम काम करते हैं। अब समझ लेते हैं, अचीविंग ऑप्टिमाइजेशन लग तो रहा है, इंश्योरिंग अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन काट दो, एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस एट लो कॉस्ट लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बहुत बढ़िया, फिर डिस्काउंट अलाउड इन द बल्क परचेज काट दो, इन्वेंट्री कंट्रोल इन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट acceptable customer services at a low capital investment in inventory, achieving optimization भी काट देना। आंसर इसका जो ज्यादा करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के बारे में पूछ रहा है। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, फिक्स्ड है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। राइट, पर ये इज कांस्टेंट नहीं, काट दो। इज जीरो एट द प्लेट एंड इंक्रीजेस लीनियरली, काट दो। वेरीज पैराबोलिकली, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। देखो गाइस, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहने का मतलब है तुम क्या लेकर के आए थे हो, तुम क्या लेकर के जाओगे, है ना? मतलब तुम एक फूटी कौड़ी लेकर के नहीं आए थे, तुम एक फूटी कौड़ी लेकर के जा भी नहीं सकते हो। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यहां है कि भैया जितनी चीजें आई हैं उतनी चीजें निकलेंगी, चाहे जिस फॉर्म में निकले। दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। एनर्जी को बताने वाली जो इक्वेशन है वो किसके लिए होती है? बर्नौलीज के लिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसको बताता है? मास फ्लो रेट की इक्वेशन को, कि जितना मास आया है उतना मास जाएगा।
ठीक है, पढ़ते हैं। रिक्वायर्स दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन टू सेटिस्फाई दैट रिलेट्स द मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, काट दो। एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वर्क, काट दो। रिलेट्स मास रेट ऑफ द फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, मास फ्लो रेट जिसके बारे में मैंने बताया था, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा पीटोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, देखो गाइस इसको समझो, पीटोमीटर हो या फिर आपका पिटोट ट्यूब हो, ठीक है। पीटोमीटर और पिटोट ट्यूब किसके काम में आता है? वेलोसिटी मेजर करने के। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा था शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड प्लेट्स, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो, देख मेरे लाल, देख ले देख ले देख ले, ये देख ऐसा होता है, जूम जूम, ये होता है, ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेट्स के एंड में सबसे ज्यादा, बीच में बिल्कुल जीरो। ओके, इज कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, काट दो। इज जीरो एट द प्लेट, काट दो। वेरीज पैराबोलिकली, काट दो। इज जीरो एट द मिडिल एंड इंक्रीजेस लीनियरली टुवर्ड्स द प्लेट्स, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज ग्रेटर। भाई ऑब्वियसली देखो कैसे, यहां पर तुम्हें पता है कि जो कन्वर्जेंट नोजल होती है इसके बीच का एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 डिग्री का। अब 20 से 22 डिग्री का है तो ये कोण बनेगा, राइट, कोण बनेगा तो डिस्टेंस थोड़ी छोटी होगी। फिर यहां पर आगे बढ़ो, ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल डाइवर्जेंट का कितना होता है? 5 से 7 डिग्री का, राइट। तो डाइवर्जेंट क्या होगा? बिगर, राइट। कन्वर्जेंट क्या होगा? स्मॉलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला क्वेश्चन, अ माउथ पीस कांट बी यूज्ड अंडर वेरी लार्ज हेड बिकॉज ऑफ। देखो भैया माउथ पीस क्या होता है सबसे पहले ये समझना है, फिर उसके बाद कह रहा है कि कांट बी यूज्ड अंडर अ वेरी लार्ज हेड बिकॉज ऑफ द कैविटेशन। माउथ पीस में कैविटेशन होने का दिक्कत होती है अगर लार्ज हेड हो। अब देखो मैंने ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, मतलब बहुत बड़ा सा टैंक बनाया, इसका हेड देखो यहां तक है, राइट। और अगर तुमने इस तरीके से माउथ पीस, कहने का मतलब एक नल की टोटी टाइप ऐसे, जिससे पानी बाहर निकलेगा, है ना। अब जब तुमने इतना प्रेशर दे दिया और पानी निकलने की जगह छोटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और उसके चक्कर में अगर हेड बहुत ज्यादा है तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और डिक्रीज होते होते ये प्रेशर आप लोगों का लेस देन पीवीएस हो जाता है, और इसकी वजह से कैविटेशन प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कह रहा है क्रिएशन ऑफ द वॉर्टेक्स बट कैविटेशन प्रॉब्लम, लार्ज वेरिएशन डिस्चार्ज, काट दो। इरेटिव फ्लो, काट दो। आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the energy loss in a flow through nozzle as compared to वेंचुरीमीटर is, नोजल में ज्यादा होगा, वेंचुरीमीटर में कम होगा, मोर, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, अगर नोजल में आपको एनर्जी लॉसेस कम मिल रहे होते तो वेंचुरीमीटर कभी जिंदगी में पिक्चर में आता ही नहीं। वेंचुरीमीटर पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि नोजल में लॉसेस ज्यादा हो रहे थे। उस लॉसेस को कम करने के लिए आपने ऑरिफिस मीटर बनाया, और ऑरिफिस से भी ज्यादा बेहतर आप लोगों ने वेंचुरीमीटर बना दिया। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप मास फ्लो रेट निकाल सकते हो, और आप सभी लोगों को बता दूं, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, कैसा भी हो, हर डायरेक्शन में ये आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट लेकर के देता है, ठीक है। और मन कर रहा है, चलो तो गाइज अगर देखा जाए, आहा क्या बात है, 74 मिनट्स में कर दिया यार अपन ने, 75 मिनट में 100 सवाल। स्पीड देख रहे हो मेरे लाल, 100 मिनट बोला है और 100 मिनट के पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। गाइज अगर आप लोग इसी स्पीड से चलोगे तो सोचो तुम कितनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। इट जस्ट अप टू यू, और इसमें मैंने कितना ज्यादा एक्सप्लेन करा है तब आप लोगों को बताया है, राइट। तो मेरे साथी, मेरे यार, आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बढ़िया वाली तैयारी करो। मैंने इसमें काफी फास्ट आप लोगों को चल करके ये 100 सवाल करवाए हैं, तो इन 100 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना एग्जामिनेशन के पहले, और एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करने के बाद जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। और ऐसी तैयारी करो कि भाई फिर कुछ बाकी ना रहे, सिर्फ एक चीज की, और वो सिलेक्शन। आप लोगों के आरआरबी के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करता हुआ जाऊंगा, सो दैट आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो, और जबरदस्त तैयारी के साथ आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और जबरदस्त सा एग्जाम दें। और एग्जाम में बस आपको एक ही कॉन्फिडेंस हो कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख के आएंगे इंजीनियर। हल्के में ले रहे हो क्या?
नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो आप लोगों को गाइस बता दूं, इसी चैनल पे 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज है, राइट? वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, बहुत सारे सेशन डाले हैं मैंने, उसके सब्जेक्ट वाइज भी डाले हैं, आप लोगों के मिक्स्ड क्वेश्चन भी डाले हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना सो दैट आप लोगों की नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। इसमें मैंने थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस डाले थे, थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस डाले थे। 100 सवाल 100 मिनट का एक सेशन और भी हुआ है जो इसी चैनल पे पड़ा है वीडियो सेक्शन में, उसको भी जाकर के देख लेना। तो मैंने पर्याप्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं, और अगर आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो और भी ज्यादा, तो इसी चैनल के लाइव सेक्शन में बीईएल एग्जामिनेशन के मैंने 7-8 सेशन लिए हैं, राइट? उन सेशन में सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन है नए, बिल्कुल नहीं। उनमें से कुछ थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन होंगे, वो छोड़ देना। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और गाइस बढ़िया वाली प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस नए पुराने जितने भी क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस करते हुए जाओ, अपने दिमाग को शांत रखना और बढ़िया तरीके से तैयारी करना। और इसी चैनल पे आपको एक सेशन और मिलेगा, वो होगा लास्ट मिनट टिप फॉर आरआरबी जे एग्जामिनेशन, उसको जरूर देख लेना, तुम लोगों को उससे जरूर फायदा मिलेगा। और बस बढ़िया वाला एग्जाम देना है मेरे लाल, तुम्हें बहुत फायदे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से तुम एग्जाम दोगे। और स्माइल आ जा रही है चेहरे पे जब सोच रहा हूं कि आफ्टर एग्जामिनेशन यू विल से कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, सायोनारा। एक मिनट, होमवर्क क्वेश्चन तो लेते हुए जाओ। सो गाइस दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना गुलाबी दिल के साथ। और गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फीडबैक भी जरूर देना। चलो बाय 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 बाय।